अच्छा, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइजेस टीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। और डेबिट और क्रेडिट दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस 1290 रुपये, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स 1320 रुपये, और मिसेलेनियस इनकम 940 रुपये। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2017, 50% advance received for an annual maintenance contract of rupees 480 million was credited to miscellaneous income. Remaining amount would be received at the end of the contract. Services are rendered evenly throughout the contract period. वो ये कहता है कि 1 अक्टूबर 2017 वाले दिन मुझे क्या रिसीव हुआ था? एडवांस रिसीव हुआ था। कितना एडवांस रिसीव हुआ था? 50% एडवांस रिसीव हुआ था फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 480 million was credited to miscellaneous income. वापस से पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017, 50% एडवांस received for an annual maintenance contract of rupees 480 million was credited to miscellaneous income. यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी? कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू जो है वो 480 मिलियन थी। ठीक है, इसका 50% कितना बना? बताओ जरा। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी जो टोटल वैल्यू है, उसका जो 50% है वो कितना बनता है? उसका 50% 240 मिलियन बनता है ना। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये जो 240 मिलियन रुपीज है, ये मुझे रिसीव हो गया था एडवांस में, और मैंने ये मिसेलेनियस इनकम में शामिल कर दिया है, मिसेलेनियस इनकम में ऐड कर दिया है। रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर्विसेज आर रेंडेड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब यहाँ पर इसने एक एरर कर दिया। इसने डबल एंट्री पास कर दी है, बैंक अकाउंट डेबिट 240 मिलियन, और इनकम क्रेडिट कर दी है इसने 240 मिलियन से। अच्छा देखो, ये याद रहे कि जब हम कभी सर्विसेज रेंडर कर रहे होते हैं, कभी हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो लेट से अगर हमारा जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 2017 वाले दिन हो रहा है, तो हम पूरा अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो सारा का सारा अमाउंट, जितना भी अमाउंट हमने रिसीव किया है, वो 100% अमाउंट अपनी इनकम में ऐड नहीं करते। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2017 तक का है, यानी कि इन 12 महीनों का है। क्यों 12 महीनों का है? क्योंकि लिखा हुआ है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 480 मिलियन है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से टोटल पैसे 480 मिलियन रुपीस रिसीव हुए हैं, 480 मिलियन रुपए रिसीव हुए हैं, या इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वर्थ जो है वो 480 मिलियन है, और ये 12 महीनों का है, 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 30 सितंबर 2018, तो इस साल में, जिस साल की हम बात करें, जो कि आपका 31 दिसंबर 2017 वाला साल है, इसमें तो अभी तक 3 महीने ही गुजरे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स की इनकम को अपने इनकम स्टेटमेंट में बुक करते हैं। इसने तो जितना पैसा रिसीव किया, जितना पैसा रिसीव किया, सारे पैसे को इनकम बना दिया। जितना पैसा रिसीव किया 240 मिलियन, वो सारा इसने बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट कर दिया। ये इनकरेक्ट है। बल्कि होना क्या चाहिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 480 मिलियन का है, ये 12 महीने की वैल्यू है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 480 मिलियन है, ये 12 महीने की वैल्यू है। तो एक महीने की वैल्यू 480 को 12 से डिवाइड कर कर आएगी, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों की इनकम की वैल्यू आ जाएगी।
और अगर हमने रिसीव जो करे थे, अगर हमने जो रिसीव पैसे करे हैं इस साल के दौरान, अगर हमने इस साल के दौरान 240 मिलियन रिसीव करे हैं, तो 240 मिलियन में से 240 मिलियन पूरी की पूरी इनकम नहीं है। इनकम कैलकुलेट कैसे होगी? इनकम ऐसे कैलकुलेट होगी कि पूरे साल का 480 मिलियन है, उसको 12 से डिवाइड किया तो एक महीने का कितना अमाउंट इनकम में जाना चाहिए वो आ गया, और 3 महीने के अमाउंट को हम इनकम में शामिल करेंगे। और अगर आपने 240 मिलियन रिसीव करे हैं तो 240 में से 120 तो आप इनकम में शामिल कर सकते हो, लेकिन एडिशनल जो 120 आपने और रिसीव करे हैं वो आपकी इनकम में नहीं जाएगा। वो एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर है, वो लायबिलिटी है, वो आपकी लायबिलिटीज में ऐड होगा। क्योंकि अगर मैं किसी से 240 मिलियन रिसीव करता हूं लेकिन इस साल सिर्फ 120 मिलियन रुपए की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो बाकी 120 मिलियन रुपए जो मैंने रिसीव कर लिए हैं वो इस साल के नहीं है, वो अगले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च वाले महीनों के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो करेक्ट इनकरेक्ट इसने इनकरेक्ट क्या कर दिया है, इसने जितना पैसा रिसीव किया उसे बैंक को डेबिट और इनकम को क्रेडिट कर दिया। करना क्या चाहिए था? बैंक तो 240 मिलियन से ही डेबिट होगा क्योंकि 240 मिलियन रिसीव हुए हैं। बैंक तो 240 मिलियन से ही डेबिट होगा क्योंकि 240 मिलियन रुपए रिसीव हुए हैं। लेकिन इनकम क्रेडिट कितने से होगी? इनकम 120 से क्रेडिट होगी क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट 480 मिलियन का है 12 महीनों का, और इस साल फॉल कर रहे हैं सिर्फ 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और बाकी जो एक्स्ट्रा आपने 240 माइनस 120 रिसीव किया है वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, कस्टमर ने आपको एडवांस दिया हुआ है जिसकी सर्विस उसको आपने बाद में प्रोवाइड करनी है, इस साल तो प्रोवाइड नहीं करनी ना। देखो अगर पूरे 480 मिलियन पूरे 12 महीने के थे, पूरे 12 महीने के थे, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने इस साल वाले, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अगले साल वाले थे। अगर वो 240 मिलियन रुपए पे कर रहा है तो वो 6 महीनों के पैसे पे कर रहा है। 6 महीनों के पैसे में से 3 महीने तो इस साल वाले हैं, उसके पैसे पे किए हैं, ये आप इनकम में लेकर जा सकते हो। अक्टूबर 17, नवंबर 17, दिसंबर 17। लेकिन अगर इसने अगले साल के पैसे अभी से दे दिए, यानी कि इसने जनवरी 18, फरवरी 18 और मार्च 18 के पैसे भी अभी से दे दिए हैं, तो ये इस साल की इनकम में ऐड नहीं होने चाहिए, ये इस साल की लायबिलिटी में आएंगे, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। तो एक तो मसला ये था। दूसरा क्या है? बुलेट नंबर 2 में वो लिखता है मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ₹150 were rendered in December 2017, but income has been recorded in January 2018 on receipt of the amount। आपने किसी को कोई मेंटेनेंस की सर्विस दी, वो जो मेंटेनेंस की सर्विस आपने दी वो 150 रुपीज 150 की दी, ठीक है। अच्छा, ये जो ₹150 की आपने सर्विस दी वो रेंडर करी थी आपने दिसंबर 2017 में, यानी कि आपने सर्विस दे दी थी 2017 में। आपने जो भी सर्विस देनी थी, आपने जो भी मेंटेनेंस का काम करना था, वो काम आपने 2017 दिसंबर में कर लिया, और ये काम इसी महीने का काम था, और आपने इसी महीने ये काम मुकम्मल भी कर लिया। जब किसी ने मुझे कोई काम दिया और मैंने वो काम मुकम्मल कर लिया, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन मुकम्मल कर ली, चाहे उसके अगेंस्ट मैंने अभी कैश रिसीव करा हो या ना करा हो, वो मैं अपनी इनकम में शामिल कर लूंगा। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ₹150,000 were rendered in December 2017, but income has been recorded in January 2018 on receipt of the amount। तो अकाउंटेंट क्या कर रहा है? 2017 में आपने सर्विस दी है, 2017 में अगर आपने सर्विस दी है और आपने 150 कमा लिए हैं तो ये इस ही साल की इनकम है, चाहे आपको पैसे अगले साल मिल रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। तो अकाउंटेंट क्या कर रहा है? अकाउंटेंट ने 2017 में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, और 2018 में जब उसके पास पैसे आए तब उसने रिकॉर्ड किया। अब ये बिल्कुल गलत है। देखो अकाउंटेंट ने इनकरेक्ट क्या किया, पहले ये समझो कि इनकरेक्ट क्या किया अकाउंटेंट ने।
अकाउंटेंट ने ईयर 2017 में कोई एंट्री पास ही नहीं करी, नो डबल एंट्री। अकाउंटेंट ने साल 2017 में किसी किस्म की कोई भी डबल एंट्री पास ही नहीं करी। और अकाउंटेंट ने क्या किया, 2018 वाले साल में 2018 वाले साल में जब जनवरी में पैसे आए तो उसने बैंक डेबिट किया 150 से और इनकम को क्रेडिट किया 150 से। अब ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब आपने 2017 में सर्विस दे दी तब आपको उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे वो पैसे मिले हों या ना मिले हों। अब क्योंकि अकाउंटेंट ने 2017 में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, क्योंकि अकाउंटेंट ने 2017 में किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1290 वाली अमाउंट आ रही है, इस 1290 वाली अमाउंट में ये इनकम शामिल नहीं है। इस 1290 वाली अमाउंट में ये इनकम शामिल नहीं है। अच्छा, करेक्ट। करना क्या चाहिए था, करना क्या चाहिए था सर, जब 2017 के दिसंबर में अकाउंटेंट ने सर्विस दे दी तो इसको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी इनकम की। इनकम इसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। रिसीवेबल एक रिकॉर्ड करना चाहिए था इसको, इसको रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए था और इसको इनकम को क्रेडिट कर लेना चाहिए था। ये साल 2018 में डबल एंट्री पास कर लेनी चाहिए थी, ये 2018 में डबल एंट्री पास कर लेनी चाहिए थी। 2018 के आखिरी दिन बैलेंस शीट पर एक रिसीवेबल आ रहा होता 150 रुपीज का, क्योंकि आपने काम कर लिया, काम कर लिया, इनकम हो गई। पैसे नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, अकाउंटेंट में हम एक्रूअल बेसिस पर काम करते हैं और अगर पैसे रिसीव नहीं हुए तो हम रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं। रिगार्डलेस के वो पैसे नहीं आ रहे हैं, हम ये नहीं देखते हैं। बस अगर हमने एक सर्विस दे दी और सर्विस की इनकम हमने बुक कर ली तो हम अगर वो पैसे नहीं आए तो रिसीवेबल को डेबिट कर लेते हैं। अकाउंटेंट को ये 2018 में करना चाहिए था, हाँ जब सॉरी 2017 में करना चाहिए था। और जब 2018 में पैसे आए, जब 2018 में पैसे आए, जब 2018 में पैसे आए तो अकाउंटेंट को बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करना चाहिए था। ये डबल एंट्री पास करनी चाहिए थी, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट दी प्री पेमेंट एंड एडवांसेस दैट विल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टीई एज एट 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 के दिन प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस का क्या अमाउंट आना चाहिए था। अच्छा देखो, प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस उसकी मुराद है प्रोबेबली करंट एसेट्स, इसमें आपके पास कोई रिसीवेबल है वो भी आ जाता है। प्रीपेमेंट का मतलब होता है आपने किसी को पहले से पैसे दिए हुए हैं, और एडवांसेस यहाँ पर जो है ना, एडवांसेस का मतलब ये होगा कि किसी को हमने एडवांस दिया है या किसी से हमें पैसे रिसीव करने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखें इसमें ये वाली चीज रिकॉर्डेड नहीं है ना, इसने ये 150 का रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसने ये 150 का रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये भी इसका रिसीवेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सही अमाउंट होनी चाहिए वो जो लिखी हुई है 1290 वो भी हमें लोगों से रिसीव करना है, या तो हम लोगों को पहले से दे चुके हैं या उसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं और पैसे नहीं आए। और ये 150 भी ऐसी अमाउंट है जो हमें 2017 के आखिर में रिसीवेबल्स का बैलेंस में आनी चाहिए। तो इसका आंसर 1440 होगा। जो भी बातें मैंने करी वो जरा अच्छे से वापस से देखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर 26 पे बढ़ते हैं। 25 आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा और 25 आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 25 में क्या करना है, ठीक है। और अब 25 से ही लिंक्ड अगले सवाल हैं, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइजेस टी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। और वही सारी कहानी है, कोई चेंज नहीं है। लिखते हैं कैलकुलेट एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स that would be presented in statement of financial position of TA as at that date।
अब देखो यहाँ पर आपके पास अच्छा, एक सवाल है सर, 120 नहीं आएगा बिकॉज वो तो 240 पे किया था, तो 120। बेटा देखो ये जो 240 है ना, ये कस्टमर ने हमें दिया था, ये हमने किसी को पे नहीं करे हैं। आप क्वेश्चन 25 की बात कर रही हो या 26? 25 में 240 मिलियन कस्टमर ने हमें दिए थे। अगर कोई और हमें पैसे देकर चला जाए और हमने उसके लिए काम नहीं करा तो ये मेरी लायबिलिटी है। अगर कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए हैं पहले तो वो तो मेरी लायबिलिटी है, इसलिए क्योंकि वो देकर चला गया पैसे और मुझसे काम नहीं करवाया। तो ये वाली अमाउंट तो प्रीपेमेंट में नहीं आएगी ना। हाँ ये वाली आएगी, इसलिए क्योंकि ये दूसरे क्लॉज के हिसाब से ऐसा है कि मैंने काम कर लिया है लेकिन पैसे नहीं मिले। अच्छा, इसमें पूछ रहा था कैलकुलेट एक्रूअल एंड अदर पीपल दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखिए 1320 तो आपको दिए हुए हैं, 1320 रुपए तो आपको दिए हुए हैं। दूसरा क्या आएगा इसमें? अब इसमें वो जो कस्टमर ज्यादा के पैसे देकर चला गया था, वो जनवरी 18, फरवरी 18, मार्च 18 के पैसे मुझे देकर भाग गया, बोला काम बाद में कर लेना, ये लो पैसे। तो 31 दिसंबर 2017 वाले दिन, 31 दिसंबर 2017 वाले दिन वो मेरी लायबिलिटी होगी। ये 120 मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी तब बनती है जब पैसा रिसीव कर लिया लेकिन काम नहीं किया। तो इसलिए 1320 में हम 120 ऐड करेंगे और 1440 आएगा। बात समझ में आई? 27 देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अच्छा सेम सवाल है, बोलते हैं कैलकुलेट मिसलेनियस इनकम दैट विल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 940 की तो मिसलेनियस इनकम लिखी हुई है। अब मुझे आप बताओ क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए। 940 की मिसलेनियस इनकम लिखी हुई है, आप मुझे बताओ क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए। सर एडजस्टमेंट ये करनी चाहिए कि ये 120 की बिला फजूल की एक्स्ट्रा इनकम रिकॉर्ड करी हुई थी। इनकरेक्ट डबल एंट्री क्या पास करी हुई थी? बैंक को डेबिट करा हुआ था 240 से, इनकम को क्रेडिट करा हुआ था 240 से। करना क्या चाहिए था? करेक्ट एंट्री ये करनी चाहिए थी जो यहां पर मैंने मेंशन करी है। तो करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? करेक्टिंग एंट्री का मतलब ये कि चीजों को सही कैसे करना है। बैंक डेबिट करना था 240 से, बैंक डेबिट हुआ हुआ है 240 से। इनकम को क्रेडिट करना था 120 से, इनकम को क्रेडिट कर दिया है 240 से, तो इनकम को डेबिट करेंगे कम करने के लिए, ताकि वो 240 से 120 पर आ जाए। उसमें अभी क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट है 240 का क्रेडिट है लेकिन 120 का क्रेडिट करना था, तो 120 से डेबिट कर दो तो वो बैलेंस हो जाएगा। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था 120 का, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स के चैप्टर में डिस्कस किया था। तो 120 की एक इनकम ऊपर ज्यादा रिकॉर्ड हुई हुई थी और 150 की इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, तो दो एडजस्टमेंट्स हैं। 120 माइनस होगा बिला फजूल की इनकम जो रिकॉर्ड की थी, 150 जो रिकॉर्ड ही नहीं करी थी वो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 970 आएगा मेरे ख्याल में 27 का आंसर। ठीक है जी। उसके बाद 28 देख लेते हैं। 28 पर है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड। सेम सवाल, नहीं नहीं नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अच्छा, क्या लिखा है? 27 हो गया बिकॉज कन्वर्जन वो क्लियर हो गई है, अब आप 20 पर। ठीक है। Following is an extract from the trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31st December 2017. Financial charges 700, 12% long-term loan 5150. Additional information, interest on the loan is paid in arrears on 1st April and 1st October each year. Interest accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to loan account.
Calculate financial charges that will be presented in statement of comprehensive income of TE for the year ended 31st December 2017. ठीक है. Following is an extract from the trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31st December 2017. और एक जगह पे फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं. फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट की कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस और 12% लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू दी हुई है 5150. एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर्स ऑन 1st April एंड 1st October ईच ईयर. अच्छा, पेड इन एरियर्स का क्या मतलब है? पेड इन एरियर्स का क्या मतलब है? पेड इन एरियर्स का मतलब ये है कि एक्रूड, प्रीपेड नहीं हो, एक्रूड हो, यानी कि बाद में पे हो रहा हो. यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पर यहां पर ये लिख रहा हूं कि मैंने 1st April, सवाल क्या कहते हैं भाई, आप 1st April को एक पेमेंट करते हो. ये जब मैं 1st April को पेमेंट करता हूं तो कौन से महीनों की करता हूं? अगर मैं 1st April वाले दिन पेमेंट करता हूं एक बार, और एक बार वो कहता है कि हर पहली अक्टूबर को पेमेंट करते हो, तो ये कौन से महीनों की करता हूं? देखो, लोन पूरे साल का है ना, और पूरे साल में सिर्फ 2 बार पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या मैं 3-3 महीने की पेमेंट कर रहा हूँ? जिससे मैंने उधार लिया है उसको क्या अप्रैल में मैं जनवरी फरवरी मार्च के पैसे दे दूंगा, और अक्टूबर में मैं क्या जुलाई अगस्त और सितंबर के पैसे दे दूंगा? क्या वो मुझसे मई का लोन का इंटरेस्ट नहीं मांगेगा, दिसंबर का लोन का इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? अगर मैं एक्रूअल्स में पेमेंट कर रहा हूं अपने इंटरेस्ट की और साल में 2 बार कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, तो मैं 6-6 महीने की कर रहा हूँ ना यार. इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर्स ऑन 1st April एंड 1st October ईच ईयर. अब अगर मैं 1st April वाले दिन पेमेंट करता हूँ और फिर अगली पेमेंट 1st October को करता हूँ, फिर अगली पेमेंट 1st April को करता हूँ, फिर अगली पेमेंट 1st October को करता हूँ, तो मैं 6-6 महीने की पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि साल में 2 ही बार अप्रैल अक्टूबर आएंगे ना. मतलब एक ही बार अक्टूबर आएगा, एक ही बार अप्रैल आएगा. पहले ये चीज क्लियर कर लो, अप्रैल में जो मैंने पेमेंट करी होगी वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च की नहीं होगी. जो मैं पेमेंट करूंगा वो कौन से महीनों की करूंगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. और जब मैं पेमेंट करूंगा अक्टूबर में, तो ये पेमेंट कौन से महीनों के इंटरेस्ट की पेमेंट होगी? ये होगी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों की. ठीक है, कुछ अकल लड़ाया करो. Interest accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to the loan account. अच्छा, जितना इंटरेस्ट बनता था वो उस क्वार्टर का जो क्वार्टर 31 दिसंबर 2017 वाला क्वार्टर है, वो मैंने इस लोन में शामिल कर दिया. वो मैंने ऊपर वाली जो लोन का अकाउंट है ना उसमें इंक्लूड कर दिया. वो मैंने ऊपर जो लोन का अमाउंट दिया हुआ उसमें शामिल कर दिया. वो मैंने ऊपर जो लोन का अमाउंट दिया हुआ है उसमें इंक्लूड कर दिया है. अच्छा, अब मुझे बताओ, कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करता हूं या क्रेडिट करता हूं? जब मैं किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता हूं तो मैं उस एक्सपेंस को डेबिट करता हूं या क्रेडिट करता हूं? डेबिट करता हूं ना. ठीक है, ये क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया, जो एक्रूड इंटरेस्ट था उससे लोन के अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. ठीक है. अच्छा, मान लो मैंने एक जगह से 100 रुपए का उधार लिया, और सवाल के हिसाब से 12% का इंटरेस्ट देना है ना. अगर मैंने कहीं से 100 रुपए का उधार लिया हो और 12% का इंटरेस्ट देना हो, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? अगर मैंने कहीं से 100 रुपए का उधार लिया, अगर मैंने किसी जगह से 100 रुपए लिए, अगर मैंने किसी जगह से 100 रुपए लिए और साल का 12% का इंटरेस्ट देना है, जैसे कि सवाल में देना है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बना? 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बना? सर, 3 महीने का इंटरेस्ट बन गया 100 इंटू 12%.
इंटू 3/12, 3 रुपए हो गया। अगर मैं ये इंटरेस्ट इसी अमाउंट में शामिल कर दूं, अगर मैं ये इंटरेस्ट इसी अमाउंट में, देखो ये तो प्रिंसिपल है या लॉन्ग टर्म लोन है, ये इंटरेस्ट है कितने महीनों का, 3 महीने का, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना बन जाएगा, अब ये टोटल कितना बन जाएगा, 103, ऐसा है, ऐसा है, 103 बन जाएगा। कोई इसमें मसला हो? अच्छा, इस 3 रुपए के इंटरेस्ट को मैंने लोन के ही अमाउंट में, लोन के ही अकाउंट में, लोन की ही अमाउंट में इंक्लूड कर दिया है, तो ये 103 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसने यही कुछ कहा है कि जितना भी इंटरेस्ट बन रहा था 3 महीनों का, वो हमने इस 5150 में शामिल कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो 5150 है रेशोज के हिसाब से, ये 100 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं, या ये 103 हिस्से हैं, बताओ। ये जो 5150 है ये 100 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं, या ये 103 हिस्से हैं, बताओ। ये 100 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं, या ये 103 हिस्से हैं, बताओ। ये 103 हिस्से हैं। क्यों 103 हिस्से हैं? भाई उसने कहा है कि जितना इंटरेस्ट बना था वो मैंने लोन में शामिल कर दिया। बात समझ में आई? देखो उसने सवाल में यही बात लिखी हुई है कि जितना भी उसका इंटरेस्ट बना वो उसने लोन में शामिल कर दिया, यानी कि ये 103 हिस्सों के बराबर है। अच्छा, अगर 100 हिस्से मालूम करने हैं, अगर 100 हिस्से मालूम करने हैं, तो हम करेंगे क्या, ये 5150 103 हिस्से हैं, 103 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट, 5150 103 हिस्से हैं, 5150 103 हिस्से हैं, 5150 103 हिस्से हैं, तो आप 5150 को 103 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 5150 103 हिस्से हैं, 5150 103 हिस्से हैं, तो 5150 को 103 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका अमाउंट आ जाता है 5,000। इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट लोन का अमाउंट 5,000 है, और इस पर इंटरेस्ट कितना लगा होगा। अच्छा, 3 हिस्से कैसे मालूम करेंगे, 5150 103 हिस्से हैं, 103 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5150 103 हिस्से हैं, 103 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5150 103 हिस्से हैं, 103 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5150 103 हिस्से हैं, 103 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 का लोन और 150 का इंटरेस्ट, 5150 टोटल। 5,000 का लोन और 150 का इंटरेस्ट, 5150 टोटल। 5,000 का लोन और 150 का इंटरेस्ट, 5150 टोटल, इस तरह से आया होगा। और अगर आप चाहो ना तो आप 150 को कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो, अगर हम 5,000 इंटू 12% इंटू 3/12 करते हैं ना, तो 150 आ रहा है। अच्छा, अब उसने बोला हुआ है, अच्छा अब एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी। देखो एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी, पहले ये सुनो। अगर अगर इंटरेस्ट 150 का है तो एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी, फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट 150। ठीक है, देखो एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी, गौर से सुनो, गौर से सुनो। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो करंट लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट और करंट लायबिलिटीज क्रेडिट। इसने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास करी है, इसने क्या करा है, इसने फाइनेंशियल चार्जेस को डेबिट करा है, इसने फाइनेंशियल चार्जेस को डेबिट करा है 150 से, और इसने लॉन्ग टर्म लोन को क्रेडिट कर दिया, इसने लॉन्ग टर्म लोन को क्रेडिट कर दिया। एग्रीड? इसने
इसको फाइनेंशियल चार्जेस को 150 से डेबिट करना चाहिए था और एक्रूड इंटरेस्ट को 150 से क्रेडिट करना चाहिए था। इसने फाइनेंशियल चार्जेस को तो डेबिट करा है, लेकिन क्रेडिट इसने गलत कर दिया। इसने एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, नॉन करंट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी बताओ, जल्दी से बताओ लिखकर। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? हम ऊपर वाले एरर को कैसे सही करेंगे? क्या फाइनेंशियल चार्जेस के अकाउंट में कोई मसला है? नहीं सर, उसमें मसला नहीं है। फाइनेंशियल चार्जेस के अकाउंट को 150 से डेबिट करना था और फाइनेंशियल चार्जेस के अकाउंट को 150 से डेबिट करा हुआ भी है। सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को बिला फजूल में डेबिट कर दिया, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को आप क्रेडिट करें, लॉन्ग टर्म लोन को आप क्रेडिट करें 150 से, ताकि वो डेबिट करें ताकि वो हटे, और एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट करें। ठीक है, अब उसका सवाल क्या है? कैलकुलेटिव फाइनेंशियल चार्जेस दैट विल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ टीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। क्या फाइनेंशियल चार्जेस के 700 रुपए के अमाउंट में कोई मसला है? जल्दी से बताओ। इन सारी डिस्कशंस के बाद मुझे ये बताओ, फाइनेंशियल चार्जेस के 700 रुपए के अमाउंट में कोई मसला है? नहीं, उसको तो डेबिट करना भी था और किया भी है। ठीक है, 29 में क्या बोल रहा था? कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म लोन दैट विल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट कितना आना चाहिए? लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट अभी 5150 पर है। लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट अभी 5150 पर है। उसको अगर मैं डेबिट कर दूंगा 150 से, तो वो 5000 रह जाएगा। अगर मैं 5150 को डेबिट कर दूंगा 150 से, तो वो 5000 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर जो है वो 5000 होगा। ठीक है जी, क्या ये समझ में आए ये सवाल सारे? 25, 6, 7, 8 और 9। चलो मैं इसकी ज़रा रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ और मज़ीद बातें फिर आपसे व्हाट्सएप पे करता हूँ। ठीक है जी।